नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम खबरें दिखाते हैं जो आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी नौकरी, आपके हाउस होल्ड, आपकी अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था से तमाम जो खबरें जुड़ी हुई हैं, खबरें जिनका सरोकार आपसे है, खबरें जिनका आप इस्तेमाल अपनी बेहतर जिंदगी के लिए कर सकते हैं। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज की जो बड़ी खबरें हैं, बिना तफसील में जाए मैं उनकी हेडलाइंस बता रहा हूं। एक तो फिच ने भारत की रेटिंग्स जो हैं नेगेटिव कर दी हैं, जंक में नहीं लेकिन लोवेस्ट ग्रेड पर हमारी रेटिंग कर दी है। ये मूडीज के बाद फिच ने भी ऐसा कर दिया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि भारत की जो विकास दर है वो -4% रहने वाली है। इसके अलावा सरकार बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर रही है। 50,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है। 6 राज्यों में लगभग 67 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ऐसा सरकार दावा कर रही है। इसके अलावा भारत और चीन में के बीच जो तनाव बना हुआ है उसके हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असरात हो सकते हैं। अब हर जगह गूंज है कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स। कल भी मैंने आपको तफसील से अलग अलग सेक्टर समझाए थे और आज भी कुछ अहम खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले सिद्धार्थ, जो खबर है डाउनग्रेड की, फिच कट्स इंडिया सॉवरन रेटिंग आउटलुक टू नेगेटिव। तो फिच ने BBB- नेगेटिव रेटिंग कर दी है। पहले स्टेबल बता रहे थे। मूडीज ने भी Baa3 कर दी थी, नेगेटिव कर दी थी हमारी रेटिंग। जंक स्टेटस नहीं है, उससे बस एक ऊपर। तो इसके अब क्या मायने आप निकाले जाएं। हमने मूडीज, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर सबकी बात की है। फिच ने भी अब नेगेटिव रेटिंग में जो भारत को डाल दिया है। संदीप, देखिए, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात तो है नहीं, क्योंकि हम लोग को पता ही है कि पहले हमें मूडीज, फिर S&P। तो अब हिंदुस्तान के ऊपर जो करंट कोविड क्राइसिस है, उससे पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रेशर था, दबाव था। हमारा फिस्कल डेफिसिट, हमारे जो GDP है, तो उस सभी पर जो है प्रेशर है। सरकार की इन्हीं जो बातों का जिक्र किया है फिच ने। हाँ, तो मैं संदीप उसी बात पर आ रहा था। फिच का बेसिकली ये कहना है कि जो पेंडेमिक है, उसने उसको जो हमारे ऊपर जो प्रेशर्स थे उसको एक्सेंचुएट कर दिया। हमारा जो पब्लिक, जो सरकार की जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि उसको अब ऐसा लगता है कि जो पेंडेमिक हुआ है, तो अब ये बात तो बड़ी जग जाहिर है कि हमने ये कॉन्ट्रैक्शन होगा इस साल इंडियन इकोनॉमी में। तो सरकार के जो रेवेन्यूज़ हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव में होगी। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार को ही खर्च करना है। तो सरकार पर एक प्रेशर है। और आपने देखा भी है कि हमने जो है 4 लाख करोड़ जो है एक्स्ट्रा मार्केट बोरोइंग का अनाउंस की है। तो फिच का ये मानना है कि आने वाले समय में सरकार के पास बहुत कम रिसोर्सेज रहेंगे और उसका डेट टू आंतरिक स्थिति GDP हम रेशो। जानते हैं सिद्धार्थ। अब देशवासियों को हमने लगातार इस कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को समझाया हमारी अंदरूनी हालात क्या हैं। लेकिन जो ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे फिच हो, चाहे स्टैंडर्ड्स एंड पुअर हो, चाहे मूडीज हो, सरकार ये कहती रहे नहीं नहीं, 2017 में बड़ी ताल ठोकी थी मूडीज ने जब अपग्रेड किया था। अब कहते हैं नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अपने मापदंड हो सकते हैं। चलो, ये तो अंदरूनी मसला है। लेकिन इन रेटिंग्स का जो दुनिया हमें जिस नज़र से देख रही है उस पर कितना असर पड़ता है। इंडिया एज अ डेस्टिनेशन, हम कहते हैं ना, हम 130 करोड़ लोगों का मार्केट है, तो उस संदीप, पर क्या असर पड़ता है। तो ये S&P या मूडी या जो ये फिच की जो रेटिंग्स होती हैं, ये किस लिए काम आती है? जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं संदीप, आप भी कहीं जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप देखते हो ना उसकी रेटिंग क्या है, उस प्रोडक्ट का जो है उसकी वायबिलिटी क्या है, उसकी सेफ्टी क्या है। तो इसी प्रकार देशों की भी रेटिंग करती हैं ये रेटिंग एजेंसीज। तो जो बड़े पेंशन फंड्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो इन रेटिंग्स के को अपने इन्वेस्टमेंट का बेसिस बनाती हैं। उनके लिए वो इसको इसको एक सेफ्टी नेट कह लें, या उनके जो इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न होगा उस देश में, कितने प्रोग्रेसिव होंगे वो रिटर्न्स।
तो उन सब के लिए इसका बेसिक ये है कि इमीडिएट टर्म में इट टर्न्स इंडिया इनटू अ पुअर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। हालांकि अभी उन्होंने नेगेटिव नहीं, हमें नेगेटिव में डाला है, जंक में नहीं डाला है, तो इन्वेस्टमेंट अभी भी आएगा संदीप। लेकिन हाँ जरूर है, कुछ कंपनीज एकदम एक वो बना लेते हैं कि हमारा रेटिंग के स्टैंडर्ड्स ये हैं, हम नहीं, इसी का ही असर है शायद कि 3-4 दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी दर्शकों को। फॉर्च्यून 500 कंपनीज, जो 500 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उनके सीईओज का एक पोल हुआ और उसमें से सिर्फ 2.6%, 2.5% सीईओज ने कहा कि हम भारत में पैसा लगाने को तैयार हैं। हम यहाँ पर कुछ भी कहते रहे, बाहर के लोग किस नजरिए से देख रहे हैं वो भी अहम हो जाता है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल संदीप, और ये सब शो करता है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, अभी भी कहीं उनमें कमी है। हम बहुत, जहाँ तक अभी प्रधानमंत्री ने एक आत्मनिर्भरता की बात की, इससे पहले पिछले 5-6 साल तक हम लोग मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया अनेकों स्कीम्स को अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन संदीप, क्या मेजरेबल आउटपुट हमको वो मिला है जो हम चाहते हैं? या मैं तो इसको इस तरह से भी कहूंगा संदीप, क्या हमने कभी अनाउंस भी किया, या कभी हमने कोई गोल्स रखे, मेजरेबल गोल्स, मतलब जिनको हम इन माप की हम यहाँ पहुंचेंगे इस 6 साल और बाद। इसीलिए अब सरकार प्रोएक्टिव भी हो रही है सिद्धार्थ। कल जब मुख्यमंत्रियों से, बल्कि परसों में कहूं, मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की थी तो कल की हेडलाइन ये थी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अनलॉक अनलॉक अनलॉक, खोलो खोलो खोलो, और 4 लाख के करीब आंकड़ा जा रहा है। हम और अब खोलने को तैयार हैं। तो सरकार को भी समझ में आ रहा है कि ब्रेक जबरदस्त लग गए हैं अर्थव्यवस्था पर, और हमें किसी न किसी तरह से इस इंजन को किक स्टार्ट करना होगा। जी संदीप, अब उसके अलावा तो कोई रास्ता भी नहीं है ना। आज आप देख लें, जो एडवांस टैक्स के नंबर्स हैं, उनमें तकरीबन 35-40% का गोता मतलब खा चुके हैं। तो मतलब जो सरकार के रेवेन्यूज हैं, मतलब जो पेंडेमिक कोविड के आने के बाद अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा झटका लगा है कि जो सरकार की जो आय है, जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, वो टोटली एकदम शट डाउन हो चुकी है। मतलब उसमें इतना ज्यादा कमी आई है संदीप। तो इसके हमारे पास रास्ता क्या है? और और संदीप, इसी का असर है। हमारी दूसरी जो बड़ी खबर है ना सिद्धार्थ, वो ये एडीबी फॉरकास्ट 4% कॉन्ट्रैक्शन फॉर इंडिया दिस ईयर। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि -4% की हमारी विकास दर होगी। और दर्शकों को यहां पर मैं बता दूं, ओईसीडी, उन्होंने लगभग 7.25, -7.25 तक की प्रोजेक्शन की है। बर्नस्टीन ने -7, गोल्डमैन सैक्स ने -5, नोमुरा ने -5, फिच ने -5, इकरा ने -5, क्रिसल ने -5, इंडिया रेटिंग्स ने -2, सीआईआई -1, मूडीज ने -4, वर्ल्ड बैंक ने -3.25, और एशियन डेवलपमेंट बैंक अब कह रहा है -4। संदीप, तो एक बात में तो यूनिफॉर्मिटी है ना, या कंसेंसस है कि ग्रोथ निगेटिव होगी। कितनी होगी वो डिपेंड करता है एक्चुअल इम्पैक्ट, हाउ कोविड अब आने वाले समय में किस तरह से प्रोग्रेस करता है, कितना बढ़ता है, या कितने जल्दी हम उसको कंटेन कर सकते हैं। साथ ही हम उसके साथ पैरेलली अपनी इकोनॉमी को कितना ट्रैक पे ला सकते हैं। तो संदीप, ये एक सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और हमको अब जो देखना है संदीप, कि हमको मिनिमाइज करना है। कॉन्ट्रैक्शन तो होगा, लेकिन अब हमको ये इंश्योर करना है कि कितना मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन हो। एग्जैक्टली। इसीलिए हम इतना बड़ा पैकेज लेके आए हैं। और आप जो बात कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कि कल ही सरकार ने एक बहुत बड़ा जो अनाउंसमेंट किया है कि 50,000 करोड़ का एक फंड बनाया है मैं हाँ तो उसी खबर पे आ रहा हूं अभी। उसी खबर को जरा मैं दर्शकों को बता दूं, सब अखबारों में ये खबर कैरी की गई है। पीएम टू लॉन्च 50,000 करोड़ रूरल जॉब प्लान फॉर माइग्रेंट्स। 50,000 करोड़ का फंड बनाया है सरकार ने। 6 राज्यों में 116 जिलों में। अलग अलग अखबारों ने अलग अलग तरीके से पूरी जानकारी यहां पर दी है। इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है? 25 schemes to be pooled together to give jobs to migrant workers in 116 districts across 6 states। यानी कि 25 स्कीमों को जोड़ दिया जाएगा। 116 जिलों में, 6 राज्यों के 116 जिलों में ये स्कीम लॉन्च की जाएगी। 67 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। और टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट इनफ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स कौन सी हैं? आप ही का नाम यहां पर आ रहा है, सिद्धार्थ नगर।
आपके नाम पर जो एक ज़िला है, 1,61,000, ईस्ट चंपारण बिहार में 1,53,000, कटिहार बिहार में 1,41,000, पाली राजस्थान में 1,40,000 और गंजम उड़ीसा में 1.25 लाख मजदूर वापस अपने घर आ गए हैं। तो इन्हें यहीं पर अब रोजगार देने का सरकार मन बना रही है। जी संदीप, एक तो पॉजिटिव बात यह है कि सर गवर्नमेंट जो है प्रोएक्टिव दिख रही है अपने जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि रिसोर्सेज इस समय कम है, तो इस समय आपको उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है और फोकस्ड रहना है। तो शायद यही कारण है कि इन सब स्कीम्स को, इन सब रिसोर्सेज को पूल करके अब हम एक जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि हमको इसको मेजर करना होगा कि हम इससे कितना आउटपुट हम देख रहे हैं। तो वही जो वो उन्होंने उसमें कहा है कि हम इससे इतने लोगों को जॉब्स देंगे, इतने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी शुरुआत है। और लेकिन हमारा होता क्या है कि हम शुरू तो करते हैं, बाद में हम भटक जाते हैं, क्योंकि हेडलाइन हो गई, अखबार में आ गया, स्टोरी कवर हो गई। तो शायद सरकार को इसके बियॉन्ड भी जाना होगा और इससे फायदा तो होगा ही, क्योंकि इतने बड़े तादाद में लोग अपने घरों को वापस लौटे हैं। जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में जो हमारे लेबरर्स थे वो सब लौट के अब अपने घरों को चले गए। तो अब हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है संदीप। तो अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। इस मोमेंटम को हम थोड़ा मतलब बना के रखें और इंश्योर करें कि ये जो स्कीम हम जिस तरह से बना रहे हैं उसको जो है उसके रिजल्ट्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स आए। साथ ही संदीप ये देखिए टेम्परेरी इंतजाम है, ये कोई परमानेंट तो नहीं होगा ये सोल्यूशन। तो ठीक है, 3-4 महीने तक आप ये कर पाएंगे। इसके बाद वी हैव टू इंश्योर कि हमारी जो ये माइग्रेंट्स हैं बहुत ही मतलब विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन धीरे धीरे अपने मेन स्ट्रीम जॉब्स, जहाँ भी वो जिन शहरों से आए थे उन शहरों में वापस लौटें, उन फैक्ट्रियों को दोबारा हम शुरू कर पाएं और मतलब उनको अपने पीक लेवल्स पे ले जाएं। और इस बार हम ये भी इंश्योर करें कि उनको प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी दें। नहीं, आप अहम बात कह रही हैं, दर्शकों को समझाने की ज़रूरत है। मनरेगा में भी 100 दिन की नौकरी मिलती है, नौकरी भी नहीं कहूँगा, दिहाड़ी मिलती है 100 दिन की। और यहाँ पर अब ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है सरकार का, 25 स्कीम साथ में कर दी। ये नहीं 365 दिन आपको काम मिल जाएगा, ये 125 दिन काम मिलेगा। तो आप अहम बात कह रही हैं, ये तो दिहाड़ी है, नौकरी भी। और सिर्फ मजदूरों की बात नहीं, जो युवा, पढ़े लिखे युवा जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जिनको 2 करोड़ रोजगार हर साल मुहैया कराने का वादा था, उसके बारे में भी सरकार को कुछ कहना होगा और करना होगा, कहना ही नहीं। नहीं संदीप, बिल्कुल निश्चित तौर पे। लेकिन इस समय तो मुझे लगता है कि जो नए रोजगार की बात तो मुझे नहीं लगता कितनी वो मतलब स्वाभाविक होगी इस समय, कितना उसको जो है सरकार कर पाएगी। लेकिन कम से कम हम मिनिमाइज करें जो डिसरप्शन हुआ है, जो लोग लौटे हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रियल जो है पूरा डिसरप्शन हुआ है लॉकडाउन के बाद। तो जो अनलॉक करने की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं उसको बहुत जल्दी शुरू करने की ज़रूरत है। और अभी हम कुछ लेवल्स पे आए हैं, 30-40% आए हैं संदीप। लेकिन अभी चूंकि कोविड का इम्पैक्ट अभी भी बहुत ज़्यादा है, आप दिल्ली में ही देख लें या चेन्नई में देख लें, बॉम्बे में देख लें, ये सब हमारे कमर्शियल हब्स हैं। तो आप जो अनलॉक की बात कर रहे हैं, देखिए एक अहम सेक्टर अब अनलॉक कर रही है सरकार। मैं कोयले की बात कर रहा हूँ। मतलब कोयले की दलाली के चलते ये सेक्टर ऐसा पिटा हुआ है इस देश में, कुछ काम हो ही नहीं पाता। कोयला हमारे पास है पर हमें चीन से मांगना पड़ता है, हमें ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाना पड़ता है। अब सरकार क्या कर रही है, ऑक्शन प्रोसेस ऑफ 41 ब्लॉक्स फॉर कमर्शियल माइनिंग लॉन्च्ड। और बाकायदा परसों तो बड़ी बड़ी एड्स भी सरकार ने निकाली थी। तो अब 33,000 करोड़ रुपए इसमें डालने की बात है, अनलॉकिंग की भी बात है कोयला सेक्टर की। और इसमें भी 2,80,000 नौकरियां सृजित हो सकती हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे हैं। लेकिन ये कोयले को अब जो खोल रहे हैं, ये खुल भी पाएगा ढंग से? कोयले में खेल कुछ ना कुछ होता रहता है। कोयला हमारे पास है, हम अपना इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ राजनीति होती रहेगी, इतने का घोटाला हो गया, इतने का घोटाला हो गया, और उसमें जांचें चलती रहती हैं और हमें ऑस्ट्रेलिया और चाइना से कोल मंगाना पड़ता है। खुलेगा अब ये काम हो पाएगा, देश में कोयले का खनन हो पाएगा? संदीप, बड़ा मुझे जो लगता है जो पॉलिसी सरकार इस बार लाई है तो उसमें उन्होंने पहले ही जो कैप्टिव कोल माइंस के ओनर्स हैं उनको बाहर कर दिया है, या अगर आप पर कोई किसी तरह का कोई पहले केस है तो वैसे लोगों को उन्होंने पहले ही बाहर रखा है। और इसमें कैटेगरी वाइज माइनिंग्स की जो माइंस के ऑप्शंस हैं, छोटी माइंस हैं, बड़ी माइंस हैं, और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोयले का इस्तेमाल करते ही हो।
आप अगर वैसे भी बाहर आना चाहते हो कोल माइनिंग में, कमर्शियल कोल माइनिंग करके आप किसी को भी बेचने के लिए फ्री हैं, कुछ आपको रेवेन्यू शेयर करना है। तो मुझे लगता है मॉडल बहुत अच्छा है संदीप, और अब इंश्योर करना है कि जो डिटेल्स हैं, जो डिटेल्ड गाइडलाइंस भी वो इतनी फेयर हो, इतनी ट्रांसपेरेंट हो। संदीप, प्रॉब्लम हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंटेशन इस देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वहीं पे सारी चीजें अटक जाती हैं। तो कहीं ना कहीं संदीप, और आपने जो कहा ना कोयले का जो दलाली, संदीप देखिए उसके ऊपर भी इतना बड़ा स्कैम हुआ। अल्टीमेटली किसी ने एक रिपोर्ट दे दी थी कि ये इतना बड़ा इसमें जो है स्कैम हुआ है, लेकिन फाइनली निकला क्या संदीप? निकला कुछ भी नहीं। कहने तो संदीप, कहने का मतलब यही है ना, तो कम से कम हम लोग इन चीजों में, क्योंकि देखिए हम कभी भी हम बातें करते रहेंगे संदीप कि हम चीन को जो है, चीन के बराबर हमको पहुंचना है, उसके बराबर इकोनॉमिक पावर बनना है, या किसी और देश के मुकाबले हमको इन्वेस्टमेंट। संदीप, तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आता क्यों नहीं? कहीं ना कहीं हमको अपने अंदर भी तो झांकना होगा ना। एग्जैक्टली व्यवस्था में सड़ांध है, दुर्गंध है, उसे दूर करनी होगी। ये स्वच्छता अभियान इस दुर्गंध को, इस करप्शन को हटाने के लिए भी चलाना होगा। और हमारे कई सेक्टर्स इसी चलते बीच में अटके भी पड़े हैं। अब जो आम आदमी से जुड़ी खबर है, और आम आदमी आज की तारीख में गुस्साया हुआ है, वो नाराज है, और बॉयकॉट चाइना और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ये आजकल ट्रेंड कर रहा है, वायरल कर रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, चीनी सामान जला भी रहे हैं। बहुत से लोग फ़ोन जलाने के नाम पर फ़ोन का कवर जला देते हैं, फ़ोन नहीं जलाते हैं, क्योंकि फ़ोन में ख़रीदने में पैसे लगते हैं ना। और जब पैसों की बात आती है, चीनी माल इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि चीनी माल सस्ता होता है। तो अभी ये 2-4 दिन चलेगा, या दरअसल हम चीन पर प्रतिबंध लगाएंगे, अभी इस पर अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं। अब रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट एक रद्द कर दिया 470 करोड़ का, पर ये सब जगह होगा नहीं होगा, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन कुछ मैं खबरें यहाँ पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। ई-कॉम प्रोडक्ट्स टू वेयर देयर ओरिजिन ऑन देयर स्लीव्स, जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सामान खरीदते हैं, अब ये ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं वो सीधा बताएंगी अपने प्लेटफॉर्म पर कि भैया जो ये सामान हम बेच रहे हैं ये भारत में बना है या विदेश में बना है। विदेश में बना है तो कहाँ बना है, चीन में बना है तो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करेंगी। तो ये 2-4 दिन का खेल है, ये एक ट्रेंड बनने वाला है। आप कैसे फोरसी करते हैं सिद्धार्थ? नहीं संदीप, मुझे लगता है कि यही अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की, तो जो भी पॉलिसी बनाए हम उसमें कंसिस्टेंट रहें, भूल ना जाएं। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद हम उसको फिर भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी हो, एक स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड्स हम सेट करें जो कि हमेशा उसी स्टैंडर्ड्स पे हम रहें, या बहुत माइनर ट्वीक्स करें। संदीप, अच्छी बात है, हमको बिल्कुल डिस्प्ले करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आपको पता हो कि कहाँ का बना हुआ प्रोडक्ट है, चाइना का प्रोडक्ट है, या यूएस का बना हुआ है, या ताइवान का बना है, वियतनाम का बना है, बांग्लादेश का बना है। तो और संदीप, जहां तक आप बात कर रहे हैं, इससे क्या जहां तक चीन की बात हो रही है, तो चीन हमारे किस इकोनॉमी के किस सेक्टर में चीन की प्रेजेंस नहीं है संदीप? यहाँ तक कि हमारे बच्चे जो है चीन के कॉलेजेस में जाके, जो है यूनिवर्सिटीज में जाके आज डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। वो भी क्यों कर रहे हैं संदीप? क्योंकि वहां सस्ती है। तो संदीप, ये सस्ते का भी तो कोई इलाज करना पड़ेगा ना आपको। हमें कहीं अपनी इंडस्ट्री को भी तो कॉम्पिटिटिव बनना होगा ना। हमारी इंडस्ट्री भी तो संदीप हमेशा प्रोटेक्शन ढूंढती रहती है, रोना रोती रहती है कि साहब सब्सिडी वो देश सब्सिडी दे रहा है, वहां पे जो है ये टैक्स कम है। तो ठीक है, मैं कहता हूं कि हर चीज आप एक पूरी पॉलिसी इस तरह से फ्रेम करिए कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट भी करे, प्रोत्साहन भी दे। लेकिन देखिए, ग्लोबली कहीं ना कहीं कॉम्पीट तो करना पड़ेगा ना संदीप। बिल्कुल। केवल ये बता दें कि ये चीन का ये कोई ऐसा एकदम क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है। आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंट हमें होना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। देखिए, जब ये तनाव होता है ना, या युद्ध जैसे हालात होते हैं, हम कई चीज़ें भूल जाते हैं, हम पोस्चरिंग और रेटरिक में फंस जाते हैं। बहुत से दर्शकों को मेरे ये नहीं पता होगा कि चीन हमारे बाद आज़ाद हुआ था। चीन का भी हमसे बुरा हाल था। हम 1947 में आज़ाद हुए, चीन 1949 में आज़ाद हुआ। वो भी गुलाम था, वो भी कोई सुपर पावर नहीं था, पर उन्होंने लीप्स एंड फ्रॉग के साथ ऐसे जंप किया, कानून बनाए। हाँ, उनके यहाँ तानाशाही है, हम लोकतंत्र हैं, ये फ़र्क भी बीच में डाल देना चाहिए। पर उन्होंने जो विकास किया
और हमने किया, हमें ये भी देखने की ज़रूरत है। अब एक और खबर है चीन की जो बात कर रहे हैं ना सिद्धार्थ, चाइनीज फोन इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज लाई लो ऑन एड मार्केटिंग फ्रंट। अब चीनी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट्स पर कम खर्च करेंगी। ये हमारे जैसे टीवी चैनल्स के लिए ये बुरी खबर है, अखबारों के लिए बुरी खबर है, बहुत सारे इवेंट्स के लिए बुरी खबर है। मैंने कल बताया था दर्शकों को कि आप बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, आईपीएल भी देखना बंद कर देंगे क्या? क्योंकि वीवो स्पॉन्सर है आईपीएल का, 2199 करोड़ 5 साल के लिए दिए हैं। या बीसीसीआई वीवो को बाहर निकाल देगा क्या? तो अब ये कौन कौन सी कंपनियां हैं? शाओमी है, वीवो है, ओप्पो है, वन प्लस है, टीसीएल है, ये सब कह रहे हैं भैया एडवर्टाइजमेंट्स पर व्हील लाई लो। अभी खतरा है, लोग नाराज हैं, गुस्साए हुए हैं और हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हम दिखेंगे नहीं, यानी कि हम ऐड नहीं देंगे। अब संदीप, जो ये कंपनीज की आप बात कर रहे हैं, मैं टेलीकॉम कंपनी से जुड़ी हुई ये जो Xiaomi है या वीवो है या ओप्पो, इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2015 के आसपास हमारे यहाँ एप्पल इंडिया में काफ़ी कंसेशंस मांग रहा था। एप्पल एक चाइनीज़ कंपनी हाँ, नहीं थी, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ हम अपनी पॉलिसीज़ कैसे फ्रेम करते हैं। तो हमारा जो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, यहाँ पे हम लोगों ने एक कमेटी बनाई और ये बोला कि साहब एप्पल चूँकि स्टेट ऑफ द आर्ट है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी की कंपनी है, इसके फ़ोन्स एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट होते हैं, तो इसको जो है हमारे 30% जो आउटसोर्सिंग के नॉर्म्स हैं, वो जो सोर्सिंग नॉर्म्स हैं 30% की, आपको कम से कम 30% जो अपना सामान है वो इंडिया से ही, इंडियन कंपनी से लेना होगा। इससे इसको जो है माफ़ कर दिया जाए। तो उसी समय कुछ लोगों ने, कुछ हमारे अच्छे जो पॉलिसी मेकर्स ने, उन्होंने ये सवाल उठाया कि साहब एप्पल तो सीधे इंपोर्ट करेगा, उसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट और कटिंग एज, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? वो स्टेट ऑफ द आर्ट और कटिंग एज कब तक रहेगा? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आज आप कटिंग एज है, आज स्टेट ऑफ द आर्ट है, कल नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? कब तक आप, ये इंडेफिनेट तो नहीं रहने वाला है किसी भी चीज के साथ। और दूसरा संदीप, उन्होंने ये भी तर्क दिया, ये जो आज ओप्पो और Xiaomi को आप हिंदुस्तान में देखते हैं, उनका जब ये अगर हिंदुस्तान में आके अपनी कंपनियां लगा रहे हैं, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मुझे इसमें बहुत बुराई नहीं लगती है संदीप, क्योंकि वो दे आर एटलीस्ट इन्वेस्टेड इन योर कंट्री, तो एटलीस्ट दे आर प्रोवाइडिंग जॉब्स, आपके यहाँ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपने यहाँ, तो आपके यहाँ अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो ठीक है, मतलब वो चाइनीज कंपनी है लेकिन आ रही है आपके हिंदुस्तान में धंधा करने। तो ये आपने अहम बात कही। इसी से जुड़ी एक और खबर, टेलीकॉम कंपनीज में से जुड़ी खबर है ये, बारिंग चाइनीज टेलीकॉम गेयर में बी कॉस्टली। अब जो ये खबर चल रही है ना कि अपग्रेडेशन के लिए बीएसएनएल चीनी कंपनियों से तकनीक नहीं लेगी, हुआवे वो सबसे बड़ा बिडर था, मतलब वही दरअसल क्वालिफाई कर रहा था। अब हुआवे कह रहा है कि जी 20 साल से हम यहाँ पर हैं, आपको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, 6000 लोगों को हमने रोजगार दिया है। और भारतीय कंपनियां क्या कह रही हैं, वोडाफोन हो, आइडिया हो, भारतीय एयरटेल हो, वो कह रहे हैं कम से कम 20 से 30% नेटवर्क गेयर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हमारी बढ़ जाएंगी। और हमारी कॉस्ट बढ़ेगी तो सिद्धार्थ, आप में जो हम एयरटेल या वोडा या जो भी नेटवर्क यूज करते हैं वो अपनी कॉस्ट बढ़ा देंगे। तो ये भी हमें इस नाराजगी में, जो नाराजगी गुस्सा हमारा जायज है, ये बातें भी समझनी होंगी। ये संदीप, गुस्सा किस चीज के लिए है? गुस्सा हमारी कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है। आज आप उसका बराबर या खामियाजा जो है इकोनॉमिक पॉलिसी से नहीं, मतलब बदला जो है ना, हम इकोनॉमिक पॉलिसी से तुरंत नहीं चुका पाएंगे संदीप। चाइना भी तो रिएक्ट करेगा, केवल हम ही रिएक्ट करेंगे? जो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल संदीप, अभी आपने देखा होगा कोविड के दौरान क्या हुआ है, फार्मा जो क्रिटिकल दवाइयों के, ये भी समझा दूं, ये आखिरी खबर है हमारी, आपने फार्मा का जिक्र कर दिया सिद्धार्थ। चाइना सप्लाइज ओवर 80% ऑफ फार्मा रॉ मटेरियल्स। 80% जो दवाइयां हमारे देश में बनती हैं उसका जो रॉ मटेरियल है, जिसको हम एपीआई कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो हम चीन से लाते हैं। पेंसिलिन जो हम बनाते हैं ना, 100% जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं उसे बनाने में चीज़ें, वो हम चाइना से मंगाते हैं। लेवोडोपा 100%, टेट्रासाइक्लिन 77%,
ऑन एन एवरेज हम सारी दवाइयों की बात करें और इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, 80% माल चीन से आता है। हम कह दे चीन से नहीं लेंगे तो वैसे ही संक्रमण काल है, संकट काल है, और जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हैं उनकी दवाइयां नहीं बचेंगी। ये कड़वी भी हकीकत है एक। संदीप, हम ही क्यों कह दें कि हम नहीं लेंगे? हो सकता है अगर हम कल इस तरह से अपनी जो बाइकॉट की जो मुहिम है इसको हम चलाएंगे तो हो सकता है चीन भी कह दे ना कि मैं आपको सप्लाई नहीं करूंगा। वो हमसे कोई बंधा हुआ थोड़ा ना, और चीन को कोई अंतर नहीं पड़ता संदीप, एक बात समझ लें। चीन के पास बहुत बाजार है, चीन 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो संदीप, मुझे लगता है इसके लिए हमें 2-3 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमको पहले तो कुछ, हम देखिए रातों रात तो हम आत्मनिर्भर होंगे नहीं संदीप, तो हम कुछ पहले सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लें। फार्मा में भी हमारी सरकार ने पिछले 1-1.5 महीने पहले ही कोई स्कीम्स अनाउंस की हैं, कैसे हम एपीआई का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में बढ़ाएंगे। और संदीप, इसके अलावा हम कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लें कि जो लो हैंगिंग। इसी खबर में देखिए एक और बात, जो आप डिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं ना सिद्धार्थ, हाँ बोलिए, प्लीज प्लीज बोलिए। नहीं संदीप, एक और मैं बात है ना, अगर हमको चाइना को डिस्करेज करना है ना तो हम थोड़ा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उन सब चीजों पे ध्यान दें जिसकी बात हो भी रही है। हाँ। तो थोड़ा अपने आप चाइना को अपनी एक तो चीजों को बेहतर बनाना पड़ेगा अगर उसे इंपोर्ट करना है। साथ ही क्या होगा, हमारी लोकल इंडस्ट्री को समय मिलेगा, वो भी अपग्रेड हो जाएगी। तो संदीप, ये 2-3 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी होगी ना तभी काम करेगी। और नहीं, उसके लिए हम अपनी जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज हैं, एंटी डंपिंग लॉज हैं, उनको स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बना देते? चाइना बेकार माल तो भेजता है, इसमें कोई शक नहीं, डंप करता है, इंडिया इज अ डंपिंग ग्राउंड। तो हम डंपिंग लॉज, एंटी डंपिंग लॉज को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर सकते? ये तो हम इमीडिएटली कर सकते हैं। पहले तो महीनों लगा देते थे एंटी डंपिंग में। हाँ। लेकिन अब तो हम लोग विद इन अ मंथ हम एंटी डंपिंग की जो अपनी रिपोर्ट्स हैं वो पूरी ले आते हैं, और जो भी इस पे अगर हमको लगता है कि डंप कर रहा है वो सही है तो हम तुरंत उस पर एक्शन ले रहे हैं। तो इसमें वही मैंने कहा, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आप इम्पोज कर दीजिए। आप उनको बोलिए कि अच्छा कुछ आप इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आप देख लीजिए ना बड़े बड़े कैपिटल गुड्स, तो संदीप कहाँ कहाँ हम लोग देखेंगे कैपिटल गुड्स, वो हम, मेरे को याद है अभी जो वेदांता, अनिल अग्रवाल जी का एक चाइना का एक प्लांट लगा हुआ है, पावर प्लांट बोकारो में, बड़ा फेमस पावर प्लांट है, अभी वेदांता ने खरीदा, कंप्लीटली चाइनीज प्लांट है। तो पावर सेक्टर में आज बीएचईएल इज लैंग्विशिंग, व्हाई? बिकॉज चाइनीज हैव मेड ह्यूज इनरोड्स, उनका सामान सस्ता है तो लोग उनसे खरीद रहे हैं और हिंदुस्तानी कंपनियां खरीद रही हैं। 78% सोलर सेल्स चीन से आते हैं। सोलर एनर्जी आज की तारीख में एक सनराइज सेक्टर है, और 78% माल चाइना से आ रहा है सोलर एनर्जी में। हाँ, सोलर एकदम नया है, एकदम ही मतलब अभी जस्ट ये जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में सबसे तेज उभरता हुआ जो सितारा है वो सोलर एनर्जी है। हाँ। देखिए वहां पे आप देख लीजिए, बिकॉज अगेन सोलर से हमें कई बार एंटी डंपिंग की शिकायतें आई हैं। सोलर सेक्टर में हमने कुछ इम्पोज भी किया है, उनके पैनल्स वगैरह के ऊपर कुछ शिकायतें आई हैं कि वो बहुत सारा सस्ता माल हिंदुस्तान में डंप कर रहे हैं। तो संदीप, कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री, हमको इफिशिएंसी, और कुछ एक और बात है, हम सब लोगों को तैयार होना पड़ेगा थोड़ा कष्ट उठाने के लिए। उसका एक एग्जांपल मैं दे दूं। हम फार्मास्यूटिकल्स की जो बात कर रहे थे ना सिद्धार्थ, लेने की आदत हम ही लोगों ने डाली है। ऐसे तो नहीं है कि चाइना का सामान चला आ रहा है जी। अगर आपको बगल की दुकान पे महंगा सामान मिलता है, दिवाली पे लाइट थोड़ी महंगी मिलती है, वो कहता था ये हिंदुस्तानी है, अरे हम कहते हैं यार क्यों चाहिए, ये सस्ती वाली ले लो, ये तो आधे से भी कम दाम पर है। तो संदीप, कहीं ना कहीं वो फीलिंग टेम्परेरी फीलिंग से नहीं चलेगा, टेम्पररी फीलिंग से नहीं चलता। मैं आखिरी बात बोल दूं सिद्धार्थ, एक मिनट। जो हम फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे थे ना, सेल्फ रिलायंस से जुड़ी, लास्ट पैरा जो इस खबर का है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं पूरा पढ़ देता हूं। Nearly 2 decades ago, India was self-dependent on key ingredients used in antibiotics and fermentation products. हम आत्मनिर्भर थे 20 साल पहले। But over the years, API, जो ये ingredients हैं, active pharmaceutical ingredients, the imports spiked from around 1% in 1991 to 70% in 2019. हम 1% आयात करते थे 1991 में, अब 70%। क्योंकि अब आसान हो गया ना, हमारे सारे मैन्युफैक्चरर्स अब ट्रेडर्स बन गए संदीप। उन्होंने कहा क्यों मेहनत करना इतना इस देश में। अच्छा, हम लोगों के यहाँ एक बात तो आप भी मानेंगे ना, आज संदीप आपको बिजनेस करना, आपको कोई कंपनी बनानी हो, खोलनी हो, कोई बिजनेस आपका, बहुत आसान है ना हिंदुस्तान में। बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
कितना आसान है, चले जाइए, बहुत सिंपल रूल्स हैं, आपको हमको पता ही नहीं लगेगा संदीप कहाँ पे कितने रूल्स हैं, कितने हाँ, जगह पे जाके। तो ये जो रेड टैपिज्म है ना, ब्यूरोक्रेसी, रेड टैपिज्म, अरे संदीप बहुत काम करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है। हिंदुस्तान में इतनी एजेंसीज हैं, इतने लोगों के पास इतने आइडियाज हैं कि हर आदमी आइडिया दे रहा है, हम लोग नी जर्क रिएक्शन संदीप। तो कम से कम इम्यूलेट तो करें कि चाइना ने क्या किया और हमने क्या नहीं किया, और शायद अभी हमने कुछ और इस जो संकट में, इस जी तनाव में एक मौका हमें मिला है अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी पॉलिसीज को हम रिविजिट करें और उन्हें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार करें। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सिंह, वक्त निकाला, सरल सादी भाषा में आपने अहम खबरों को दर्शकों को समझाया। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।